ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था थोड़ा सा एक बार वापस से ब्रीफ ब्रीफ ओवर करवा देता हूँ, उसके बाद में आज क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हम एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम स्टडी कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे सिस्टम को संचालित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने बातें की थी कि हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है। उस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ग्रुप में हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर बेसिक अगर बात करें तो हमारे पास में एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि हमें यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच के क्या देता है, हमें इंटरफेस का कार्य के रूप में हमें प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है, और जिसकी हेल्प से हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को संचालित करवाते हैं। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट से पहले हमने एक बूटिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट हमने सीखा। बूटिंग प्रोसेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो होता है उसको हम ऑन कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर का ऑन करने का जो प्रोसेस है उसको हमने बूटिंग प्रोसेस से नाम जाना। और बूटिंग की हमारी जो स्टेप्स थी वो हमने सारी स्टेप्स हमने बूटिंग की कंप्लीटली हमने देखी, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में हमने एक बात की कि हमारे पास में बूटिंग करवाने के लिए हमारे पास में एक स्पेसिफिक टाइप की एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी को हम रोम के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी के नाम जानते हैं। उस रीड ओनली मेमोरी में एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, और जिस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? फर्मवेयर। किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं फर्मवेयर? फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं? हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं? हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि बायोस। बायोस एक टाइप का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब हमने कंप्यूटर की जब ऑन करने की प्रक्रिया देखी तो हमने देखा कि हमारे पास में कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमारा जो बायोस जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी हेल्प करता है। और वो सॉफ्टवेयर सिचुएटेड कहाँ पे होता है? सिचुएटेड मतलब वो किस जगह पे स्टोर होता है? किस में होता है? रोम में। किस में होता है? रोम में। ठीक, अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट में हमने कंप्यूटर सिस्टम्स के बूटिंग प्रोसेस के अंदर सारी सारी स्टेप्स हमने सीखी, और उन स्टेप्स के अंदर हमने देखा कि हमारा एक बूट स्टेप, एक टिनी बूट स्टेप लोडर होता है। जो टिनी बूट स्टेप लोडर होता है वो हमारे हेल्प करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, उस सेकेंडरी मेमोरी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम में लोड करवाने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। तो वो कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। उसके बाद में लास्ट क्लास के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फंक्शनलिटी के ऊपर हमने बात की थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमारा बेसिकली 2 पार्ट पे घूमता है। एक तो हम बात करते हैं किसकी? प्रोसेस के मैनेजमेंट की। एक बात करते हैं इसकी मेमोरी मैनेजमेंट की। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिक बेसिक चर्चाएं की थी कि प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्स्ट्रा जो फंक्शनलिटी होती है जिसके अंदर हमने बात की थी, हमारे पास में डिवाइस मैनेजमेंट की बात की थी, हमारे पास हम रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की, यूजर इंटरफेस के मैनेजमेंट्स की बात की थी, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात की थी, जो अदर जो आपकी फंक्शनलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वो सारी हमने लास्ट क्लास में क्या कर ली थी? स्टडी कर ली थी। आज की क्लास में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो आज क्लास में हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बेसिकली आपके अलग अलग एनवायरनमेंट्स में आपके काम करते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप को क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टडी करेंगे उसके बारे में बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बात करेंगे किसके बारे में? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। हम बात करेंगे किसके बारे में? मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी टास्किंग। मल्टीटास्किंग को ही हम क्या करेंगे? टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग ओएस या फिर टाइम शेयरिंग ओएस की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मल्टी
प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, फिर हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करेंगे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम की। तो हम अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेशन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें कि हमारे सबसे पहले हमारे बात करेंगे बैच ऑपरेशन की, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन की, मल्टी टास्किंग या फिर हम टाइम शेयरिंग ऑपरेशन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसर ओएस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे रियल टाइम ओएस की बात करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करेंगे। फिर नेटवर्क ओएस की बात करेंगे, एम्बेडेड ओएस की बात करेंगे। तो कल आपका ईएमआरस का एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। किस किस ने दिया था ईएमआरस का एग्जाम? किसी ने नहीं दिया क्या? सारे के सारे आप अनुदेशक बनोगे या ईएमआरस के लिए एलिजिबल नहीं थे आप? एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं था। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो कल टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम था। अभी क्या हुआ, सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया है। और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में सिस्टम चेंज करने के पीछे जो मेन पर्पज़ है कि सेंट्रल लेवल में थोड़ी सी धांधली ज़्यादा होने लग गई थी। जैसे ईएमआरएस जो संस्थान है, ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ, केवीएस का एग्ज़ाम हुआ, एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ, इन बड़े एग्ज़ाम में थोड़ा सा धांधली होने लगा, स्टार्ट हो गया था। तो अभी इस बार पैटर्न ये कर दिया कि अब दो टायर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। टायर फर्स्ट जो है वो प्री है, और उसके बाद मेंस जो है उसमें अब इस बार आपके डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मतलब 40% जो वेटेज रहेगा वो ऑब्जेक्टिव का रहेगा, और 60% वेटेज किसका रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और देन अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स के बेस पे अगर एग्जाम आपके धीरे धीरे आगे कंडक्ट होने स्टार्ट हो गए, तो ये मान के चलो कि आपका हर एक एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें अब डिस्क्रिप्टिव आपके इंक्लूड कर दिया जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अब आपके एग्जाम के पैटर्न में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पैटर्न अब आपके लगभग आपके फॉलो होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे अगर बात करो अगर जैसे सेंट्रल वैकेंसी के अलावा जैसे स्टेट की बात करो, तो हरियाणा जो स्टेट है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यूपी में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, बाकी कुछ अदर स्टेट में उनमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें क्या है कि आपको लिख के आना होता है ना। आपके जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें फिर आपको दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में हम क्या करते हैं, हम जस्ट गोला फिल करते हैं, मतलब क्वेश्चंस पढ़ा आते हैं ठीक है, नहीं आता ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हमें लिखना होता है, और लिखना कोई आसान खेल नहीं होता। लिखने की प्रैक्टिस तभी आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, रोज आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो। अगर आप रोज नोट्स बना रहे हो ना, तो फिर आप लिख सकते हो। जैसे मान चलो बेसिक सा क्वेश्चन एक आ गया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिफाइन करो, इजी से इजी क्वेश्चन आप पूछ लिया आपसे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आपको नाम लिख के आने पड़ेंगे, फिर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है उस डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस के लिए मेन रोल प्ले करता है कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे। चलो अभी तो हम जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए हमें डिस्क्रिप्टिव नीड नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। और हमारा जो पेपर है वो पेपर हमारा अगस्त में है, और अगस्त के एग्जाम के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट आप अपने नोट्स बनाओ, मैं तो हमेशा ही प्रीफर ये करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाओ। मान के चलो किसी कारणवश आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप नोट्स प्रॉपर नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब वीडियो देख रहे हो ना उस टाइम पे रफली बना लो, रफली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ का लिखा हुआ रफली भी बहुत कुछ है, आपने सेल्फ अपने हाथ से रफली लिख रखा है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इतना काम करो कि अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाते ना तब तक वो फीलिंग नहीं आती परफेक्शन वाली। अब पता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की स्टडी को इतना अच्छा क्यों मानते हैं हम, पता है बात आपको? जिस पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस स्टडी को हम सबसे अच्छी स्टडी मानते हैं, ऐसा क्यों? उसमें हम एक मैनर्स में पढ़ाई करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, हम जो स्टडी करते हैं ना उसका एक वे होता है, और उसका सबसे अच्छा वे ये होता है कि हम हर चीज को लिख के पढ़ते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा लिखने पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, सबसे ज्यादा। साथ में जब आप 12th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हो और उसके बाद में जब आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे होते तो उस टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है।
आपको कभी ये नहीं बोला जाता कि आप नोट्स उठाओ और आप न्यूज़पेपर की तरह आसानी से आप उनको पढ़ते रहो, नहीं, कभी नहीं बोला। आपको ये बोला जाता है मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे रोल जो होता है वो प्रैक्टिस का होता है। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही परफेक्शन आता है आपको। तो ये जो आपका तरीका है पढ़ने का, ये तरीका वो तरीका है जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें अच्छे से क्लियर होती है। तो इसीलिए एटलीस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में तो आप बनाते हो नोट्स, है ना। ऑफलाइन मोड में तो आप सोचना मत कि नोट्स ना बना के सिर्फ बैठ के पढ़ाई कर लूँ, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और मैं करने नहीं दूंगा आपको ये चीज़ें। ऑनलाइन मोड में अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास देख रहा है तो रफली नोट्स वो एटलीस्ट जरूर बनाए। अब आप कहोगे क्या सर आप नोट्स नहीं दोगे, हम देते हैं नोट्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी से जिस स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी होती है उसकी कॉपी हम लेते हैं, हम उसकी कॉपी का स्कैन करते हैं, स्कैन करके और नोट्स को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जो कि अभी फिलहाल लोगो लगने वाला काम चल रहा है, वो धीरे धीरे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है नोट्स अपलोड करने में। आप अगर उसका जीरोक्स भी निकलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डाउनलोड करना है, उसको जीरोक्स निकलवाना है, निकल जाएगा। हमें प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं है, प्रॉब्लम आपको होने वाली है, और ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सब कुछ, क्योंकि अभी जस्ट आपने फ्रेश पढ़ना स्टार्ट किया। ये प्रॉब्लम होती है जब आपका एग्जाम से 1 महीने बचता है, तब फिर आपको फील होता है कि आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स की अहमियत क्या है। इसलिए नोट्स खुद से बनाना, ठीक है। सबसे बात करते हैं, पहला ऑपरेशन की बात करते हैं, बैच ऑपरेशन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बैच ऑपरेशन में नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके सिमिलर टाइप की जो आपकी टास्क है उनका एक बैच बनाया जाएगा। सिमिलर टाइप की जो टास्क है उनका एक बैच बनाया जाएगा, और सिमिलर टाइप के टास्क का बैच बना के और फिर हम सीपीयू क्या करेंगे, उस बैच को असाइन करेंगे, क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब भी हम हमारे पास में कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जब भी हम किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो भाई हमारे पास में जितने भी टास्क को हम एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं ना, तो वो सबसे पहले तो हमारे पास कहाँ पे होनी चाहिए। जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम कहाँ पे होना चाहिए, मेन मेमोरी में होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करने की बात करते हो तो वो प्रोग्राम आपको मेन मेमोरी में मौजूद होना चाहिए, और मेन मेमोरी को ही हम किस नाम जानते हैं, रैम के नाम जानते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जितने मैं आपको ओएस पढ़ा हूं इसमें सब में मैं जॉब की बात करूंगा। तो जॉब का मतलब है कि जॉब भी हमें काम करवाना है, उसको मैं जॉब कह रहा हूं। जॉब का मतलब यहाँ पे होता है जॉब भी हमें टास्क परफॉर्म करवानी होती है, उस टास्क को मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। तो मान चलो हमारे पास ये जॉब फर्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, जॉब सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, जॉब थर्ड है, ये हमारे पास क्या है, जॉब फोर्थ है, ये हमारे पास क्या है, जॉब फिफ्थ है, ये हमारे पास क्या है, जॉब सिक्स्थ है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो सिमिलर टाइप की जॉब है, सिमिलर टाइप की जॉब है, जैसे मान चलो हमारे पास में सिमिलर टाइप की जॉब है, इन सिमिलर टाइप का जॉब क्या बना दिया हमने, एक बैच बना दिया, क्या बना दिया, बैच बना दिया। और इस पर्टिकुलर बैच को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैच को मैं कह रहा हूँ B1 बैच, इस बैच को मैं क्या कर रहा हूँ, B1 बैच को। अब सिमिलर टाइप की जॉब का जो हमने बैच बनाया ना, इस बैच को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। और बैच को जब एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं ना, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है। ये चीज आपको बेसिक चीज आपको अभी ध्यान रखना स्टार्ट करना है कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कौन होता है, सीपीयू होता है। अब देखो सीपीयू के पास हमने क्या किया, इस बैच को भेजा, सीपीयू के पास क्या किया हमने इस बैच को भेजा, क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जब ये बैच सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, जब भी कोई जॉब, जब भी कोई बैच, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको 2 टाइम चाहिए होते हैं। एक तो टाइम चाहिए होता है सीपीयू का टाइम, किसका टाइम चाहिए होता है, सीपीयू टाइम, कितनी देर तक वो सीपीयू को काम में लेता है उसको तो बोलते हैं सीपीयू टाइम। उसके बाद में इस पर्टिकुलर बैच को कंप्लीट होने के लिए, इस पर्टिकुलर बैच को कंप्लीट होने के लिए आईओ की भी नीड होती है। अब देखना, अब आप कहोगे आईओ क्या होता है, तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी आईओ क्या होता है। जस्ट इतना समझो कि इस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए हमें दो टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सीपीयू के टाइम की, और दूसरी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, दूसरी रिक्वायरमेंट आईओ के टाइम की, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट के टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पर्टिकुलर बैच को एग्जीक्यूट करने के लिए किसके पास भेजा, सीपीयू के पास भेजा। अब ये जब बैच सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है तो एग्जीक्यूट होते समय इस बैच को अगर आईओ की नीड होती है,
अगर इस पर्टिकुलर बैच को अगर आईओ की नीड होती है तो ये क्या करेगा, ये सीपीयू को लीव करेगा, सीपीयू छोड़ देगा, और सीपीयू छोड़ कहां पे चला जाएगा, आईओ के पास चला जाएगा। अब देखना जब ये सीपीयू को छोड़ के आईओ के पास चला जाता है तो इस टाइम पर ये सीपीयू क्या होता है, फ्री होता है। इस टाइम पे सीपीयू क्या होता है, फ्री होता है। अब ये सीपीयू दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। मान के चलो कि हमारे पास में इस बैच के अलावा एक दूसरा बैच भी मान चलो रेडी हो चुका, मान चलो इस बैच के अलावा एक दूसरा बैच भी क्या हो चुका, रेडी हो चुका। जैसे मान चलो इस बैच के अलावा एक दूसरा बैच भी हमारे पास क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। लेकिन ये दूसरा बैच एग्जीक्यूट तब होना स्टार्ट होगा जब पहला बैच का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें अगर बात करें, जैसे अगर यहां बात करें तो यहां पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई पर्टिकुलर बैच अपना आईओ ऑपरेशन करने के लिए सीपीयू को छोड़कर और किसके पास जा रहा है, आईओ के पास जा रहा है, उस टाइम पे हम दूसरे बैच को सीपीयू के पास शेड्यूल नहीं कर सकते। इसलिए सीपीयू का आइडलनेस मतलब सीपीयू को फ्री होने का टाइम बढ़ जाता है। और भाई कंप्यूटर में तो अगर आप सीपीयू को फ्री रखते हो ना तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर उसको काम में नहीं ले पा रहे हो। जैसे सिंपल सी बात, जब मान के चलो आपको अपने घर में मजदूरी करवानी है और आप क्या करते हो, मजदूर लेके आते हो 8 घंटे के लिए, तो आप उस मजदूर को 1 घंटे फ्री नहीं छोड़ते। आप क्या चाहते हो, उससे उसका फुली यूटिलाइज किया जाए। तो उसी टाइप का यहाँ पे काम है कि यहाँ पे जो सीपीयू है ना इसका फ्री यूटिलाइज करो, और फुली यूटिलाइज करने का मतलब है इसको फ्री छोड़ो मत। अब यहाँ पे जब कोई बैच आपके किस में जा रहा है, आईओ में जा रहा है, तो सीपीयू क्या बैठा है, फ्री बैठा है। और जब ये बैच आईओ कंप्लीट करके वापस, जब ये बैच आईओ कंप्लीट करके वापस इसके पास आएगा, सीपीयू के पास आएगा, तो इसके बाद सीपीयू क्या करेगा, इस बैच को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। और जब बैच कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ही नए बैच को सीपीयू के पास भेज जाता है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एक बार नोट डाउन स्टार्ट करो, पॉइंट लिखवाता हूं, बताऊंगा आपको आज यूनिट को, तो बताऊंगा आपको ये सारी चीज बताऊंगा आपको। देखो जब भी हम जॉब को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, जॉब को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तो किसका टाइम होता है, एक तो सीपीयू टाइम होता है जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक किसका टाइम होता है, एक आईओ टाइम होता है। जॉब को एग्जीक्यूट करने के सीपीयू टाइम होता है, एक आईओ टाइम होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इससे लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या डिस्कशन किया था कि मान के चलो आपके पास में एक 8 GB का प्रोग्राम है और उसको 4 GB की रैम में एग्जीक्यूट करना है, तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 8 GB के प्रोग्राम को हम सारे के सारे प्रोग्राम को हम रैम में नहीं लेके आते, उसका कुछ पार्ट रैम में लेके आते हैं। अब मान के चलो कि 8 GB के प्रोग्राम में से आपने जितना पार्ट आप रैम में लेके आए उस पार्ट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा दिया, किसने, सीपीयू ने। अब आगे का जो पार्ट है वो पार्ट कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी में। उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी के आगे के पार्ट को रैम में लोड करवाने के लिए आपको आईओ ऑपरेशन करना पड़ता है। कौन सा करना पड़ता है, आईओ। तो उस टाइम पे आप आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और जब आप आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना तो आईओ ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, आईओ ऑपरेशन के ड्यूरेशन में सेकेंडरी मेमोरी से डेटा कहां पे आएगा, रैम में आएगा। और उस टाइम पे सीपीयू का कोई रोल नहीं होता, सीपीयू बिल्कुल फ्री रहता है, सीपीयू कोई रोल नहीं होता है, सीपीयू कंप्लीटली फ्री रहता है। इसके साथ में पॉइंट भी लिख देता हूं, आप मेरे साथ साथ आप पॉइंट भी लिख लेना, इसमें पॉइंट भी लिखवा देता हूं आपको मैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, बैच ओएस में सिमिलर सिमिलर जॉब का बैच बनाकर, सिमिलर जॉब का बैच बनाकर सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए भेजा जाता है।
बैच ओएस में सीपीयू 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 बैच के कंप्लीट एग्जीक्यूट होने पर ही नेक्स्ट बैच का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। बैच में क्या होता है, जब एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूशन होता है तभी नेक्स्ट बैच का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखना, सीपीयू का मतलब बैच का कंप्लीट एग्जीक्यूशन मतलब होता है उस बैच का सीपीयू टाइम और आईओ टाइम दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ, यहाँ देख लो, बैच कंप्लीट एग्जीक्यूशन मतलब क्या होगा, बैच कंप्लीट एग्जीक्यूशन मतलब होगा सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम, सीपीयू टाइम प्लस आईओ टाइम। ठीक है, सीपीयू टाइम और आईओ टाइम दोनों आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हम क्या मानेंगे, किसी बैच को कंप्लीट मानेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का आइडलनेस बढ़ जाता है। सीपीयू का आइडल मतलब फ्री टाइम बढ़ जाता है, और सीपीयू का अगर फ्री टाइम बढ़ जाता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का जो थ्रूपुट होता है वो कम हो जाता है। ये नोट डाउन हो गए पार्ट, एक बार नोट डाउन कीजिए फास्ट। जैसे हम बात करें, जैसे सीपीयू की स्पीड की बात करें, तो सीपीयू की स्पीड किस में मापते हो भाई, सीपीयू की स्पीड किस में मापते हो, किस में मापते हो, हर्ट्ज में। क्लॉक साइकिल चलती है, सीपीयू में क्या होता है, क्लॉक साइकिल, और क्लॉक साइकिल जो होती है उसको मापते किस में, हर्ट्ज में मापते हैं। क्लॉक साइकिल को हर्ट्ज में मापते हैं। अब जैसे हम कहते हैं ना, जनरली सीपीयू की स्पीड 2.4 गीगा हर्ट्ज, 2.4 गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब तो 10 की पावर 9, गीगा 10 की पावर 9। अब देखो ना 10 की पावर 9 कितना वैल्यू होती है, उतनी इंस्ट्रक्शन सीपीयू एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर देते हैं। जिस सीपीयू की स्पीड की बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे, अगर स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो जनरली हम स्पीड किस में मापते हैं, इसमें स्पीड क्या होती है, क्लॉक साइकिल होती है, क्लॉक साइकिल होती है ना, और क्लॉक साइकिल किस में, हर्ट्ज में। और जैसे सीपीयू की स्पीड कितनी होती है, 2.4 गीगा हर्ट्ज। कैसे 2.4 गीगा, ना 2.4 गीगा हर्ट्ज का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, मीनिंग होगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, होता है ना, 10 की पावर 9 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड आपका सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। 2.10 की पावर 9 देख लो, कैलकुलेट कर लो इसको कितना होता है। ठीक है, देखो उसके बाद में इसमें इसी बैच में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैच ऑपरेशन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बैच बैच ओएस में सीपीयू का आइडलनेस, आइडलनेस मतलब फ्री टाइम, आइडलनेस ज्यादा हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, सीपीयू का आइडलनेस फ्री टाइम ज्यादा हो जाता है। बैच ओएस में सीपीयू का ओवरऑल थ्रूपुट कम होता है, क्या ओवरऑल थ्रूपुट,
तो यहाँ पे ओवरऑल जो थ्रूपुट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, अब आपके पास में एक टर्म्स आई है थ्रूपुट, फटाक से मुझे बताओ थ्रूपुट क्या होता है, व्हाट इज थ्रूपुट। है ना, थ्रूपुट को मैं एक जगह काम में लूंगा, थ्रूपुट को मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में काम में लूंगा, थ्रूपुट को मैं एक जगह काम में लूंगा, थ्रूपुट वर्ड को मैं बहुत जगह काम में लूंगा, तो व्हाट इज थ्रूपुट। सीपीयू द्वारा पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किया गया, बैच में कंप्लीट किया गया, एनीथिंग एल्स, थ्रूपुट्स की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट इज थ्रूपुट। पर्टिकुलर टाइम में देखो किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किए गए टास्क थ्रूपुट कहलाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट किए गए टास्क थ्रूपुट कहलाता है। अब मैं इस थ्रूपुट वर्ड को मैं आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में काम में लूंगा, जैसे अभी मैं ओएस में काम में ले रहा हूँ, फिर मैं नेटवर्क में काम में लूंगा, फिर मैं डीबीएमएस काम में लूंगा, तो सब जगह पे इसका मीनिंग चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट हाँ, इसका अगर इसका जर्नलाइजेशन की बात करें तो जर्नलाइजेशन में होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट की गई टास्क हमारी थ्रूपुट कहलाती है। तो अगर इसमें अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड, नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, किसी एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम में कंप्लीट की गई जॉब आपकी क्या कहलाती है, थ्रूपुट कहलाती है। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट की गई जॉब आपकी थ्रूपुट कहलाती है। और अगर थ्रूपुट की बात करें तो भी सिंपल सी बात, जैसे यहाँ पे थ्रूपुट हमारे इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारे जो सीपीयू की जो स्पीड होती है उस सीपीयू की स्पीड को हम प्रॉपर यूज कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, जैसे हम बात करें भाई सीपीयू की जनरल स्पीड कितनी, सीपीयू स्पीड की बात करें, हम सीपीयू स्पीड की हम बात करें तो हम पता है भाई सीपीयू की जो स्पीड होती है वो तो हम किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। हर्ट्ज के अंदर भी हम किसकी बात करते हैं, हम हर्ट्ज के अंदर भी हम गीगा हर्ट्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम गीगा हर्ट्ज की बात करते हैं, हम गीगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। और गीगा हर्ट्ज में भी जैसे हम बात करते हैं, हमारे जनरली हम सीपीयू की स्पीड की बात करते हैं 2.4 गीगा हर्ट्ज, ये आपके सीपीयू की पर क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है, सीपीयू का पर क्लॉक साइकिल में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपका सीपीयू है वो आपके 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पर क्लॉक साइकिल में इतनी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन आपके सीपीयू कर देता है। तो अगर इतनी इंस्ट्रक्शन आप सीपीयू को देते ही नहीं हो तो वो एग्जीक्यूशन कहां से करेगा भाई। सिंपल सी बात है, मान चलो आप एक मजदूर को अपने घर पे लेके आए मजदूरी करवाने के लिए। अब मजदूर कहता है कि मैं एक घंटे में 10 फुट गड्ढा खोद सकता हूं, एक घंटे में 10 फुट गड्ढा खोद सकता हूं। तो भाई गड्ढे खोदने के लिए आपको जगह देनी पड़ेगी, औजार देने पड़ेगी, तभी तो खोदेगा। बिना जगह बिना औजार कहां से गड्ढा खोदेगा, वो बैठ जाएगा आके। इसी टाइप से यहाँ पे जो सीपीयू होता है उस सीपीयू को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वो एग्जीक्यूट कहां से करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब भाई सिंपल सी बात है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने सबसे पहले बैच का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अब मान के चलो पहले बैच का एग्जीक्यूशन सेकंड के 10वें हिस्से में कर दिया इसने, सेकंड के 10वें हिस्से में इसने पहले बैच का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। और इस बैच को आगे एग्जीक्यूट होने से पहले इसको क्या चाहिए, आईओ ऑपरेशन चाहिए। तो ये बैच किसके पास चला गया, आईओ के पास चला गया। अब जब बैच आईओ के पास चला गया ना तो इस टाइम पर सीपीयू क्या कर रहा है, फ्री बैठा है। और इस टाइम पे अगर सीपीयू फ्री बैठा है तो प्रॉब्लम है, ऐसा आपको नहीं करवाना है, आपको तो सीपीयू को हमेशा बिजी रखना है। इसी कारणवश आज के दिन आप सीपीयू के अंदर आप मल्टी कोर की बात करने लग गए, इसी कारण आप मल्टीटास्किंग बात करने लग गए, इसी कारण आप बाकी सारी चीजों की बात करने लग गए, क्योंकि सीपीयू का आइडलनेस कम से कम रखना है आपको। और इसी कारणवश हम बाकी ऑपरेशंस पे बात करने लग गए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है सेकंड, जिसको हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो पॉइंट समझने यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे सीपीयू का आइडलनेस कम करेंगे।
सीपीयू आइडलनेस क्या करेंगे, कम करेंगे। और सीपीयू आइडलनेस कम करने के लिए यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है वो कंसेप्ट ये है कि जैसे ही सीपीयू फ्री होता है तो उस टाइम पे सीपीयू क्या करो, सेकंड जॉब असाइन कर दो। यहाँ पे हमारे पास में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीपीयू है, ये जो हमारे पास सीपीयू है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। मतलब अभी आप इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर नहीं समझ लगे तो आप इतना करो, सीपीयू जो भी आप काम सीपीयू से करवाते हो वो काम सीपीयू आप करके देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, जॉब है, हमारे पास से क्या है, जॉब है। ये हम कह रहे हैं आईओ टाइम, ये ऊपर हमारा सीपीयू टाइम है, नीचे हमारा आईओ टाइम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास में जॉब है, जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास में ये क्या है, ये जॉब फर्स्ट है, ये जॉब सेकंड है, ये जॉब थर्ड है, ये जॉब फोर्थ है, ये जॉब फिफ्थ है। अब मान के चलो हमने कोई भी किसी भी एक जॉब को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ भेज दिया, सीपीयू के पास भेज दिया, ठीक है। फर्स्ट जो जॉब है वो एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास आई, सीपीयू के पास आई। अब फर्स्ट जॉब को आगे के एग्जीक्यूशन के लिए किसके पास जाना पड़ गया, मान के चलो कहां जाना पड़ गया, आईओ के पास जाना पड़ गया। अब ध्यान, जैसे ही फर्स्ट जॉब सीपीयू को छोड़कर, जैसे फर्स्ट जॉब सीपीयू को छोड़कर आईओ के पास जाती है, इस टाइम पे हम सीपीयू को आइडल नहीं बैठाते, सीपीयू को फ्री नहीं बैठाते। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जॉब को क्या करेंगे, सीपीयू को असाइन कर देंगे, नेक्स्ट जॉब को हम सीपीयू को असाइन कर देंगे। और नेक्स्ट जॉब को अगर आपने सीपीयू को असाइन कर दिया तो अब आपका सीपीयू क्या करेगा, नेक्स्ट जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट जॉब है उसका आईओ ऑपरेशन चल रहा है, सेकंड जॉब का आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा दिया। और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, सीपीयू का आइडलनेस को कम कर देते हैं। और अगर सीपीयू का आइडलनेस कम हो जाता है तो थ्रूपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो नाम से पता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और मल्टीपल प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका इस टाइप से काम होता है। अब ध्यान ना, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग, इन कॉन्सेप्ट में बेसिक से आपका डिफरेंस होता है, उसको आप जरूर समझ लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का है। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको मल्टी टास्किंग का लिखवाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग है, अगला मल्टी टास्किंग होगा। नोट डाउन करो, एक बार नोट डाउन करो। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में जब जब जॉब जब जॉब सीपीयू को छोड़कर आईओ ऑपरेशन के लिए जाती है, आईओ ऑपरेशन के लिए आईओ ऑपरेशन के लिए जाती है तो नेक्स्ट नेक्स्ट जॉब को सीपीयू के पास नेक्स्ट जॉब को सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए भेज दिया जाता है, एग्जीक्यूट होने के लिए भेज दिया जाता है। समझे? जैसे ही सीपीयू के पास कोई जॉब छोड़कर आईओ ऑपरेशन करने के लिए जाएगी, नेक्स्ट जॉब को सीपीयू के पास अलोकेट कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा सीपीयू आइडलनेस कम हो जाएगा, सीपीयू थ्रूपुट बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं जिससे कि सीपीयू का आइडलनेस मतलब फ्री टाइम, आइडलनेस, सीपीयू का आइडलनेस कम हो जाता है, कम हो जाता है। और सीपीयू का थ्रूपुट थ्रूपुट बढ़ जाता है।
आइडलनेस तो कम हो जाएगा और थ्रूपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखो जॉब जॉब की बजाय प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जॉब लिख दो, यहाँ पे प्रोग्राम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैंने जॉब लिख दिया है ना, अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, है ना। सीपीयू हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जॉब कह रहे हैं ना, कि पर्टिकुलर एक कोई टास्क है उसको हम क्या कह रहे हैं, जॉब कह रहे हैं। हो गया, नोट डाउन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम बात कर रहे हैं मल्टी टास्किंग। हम बात कर रहे हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग कहते हो, या फिर इसे इसे टाइम शेयरिंग ओएस भी कहा जाता है। इस क्या जाता है, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। इसे चाहे आप मल्टीटास्किंग कह दो या इसे चाहे आप टाइम शेयरिंग कह दो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। ठीक है, टाइम शेयरिंग कह दो, मल्टीटास्किंग कह दो। अब देखो यहाँ पे जो जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करेंगे। और कॉन्सेप्ट चेंज क्या करेंगे, अब हम जॉब को क्या करेंगे, टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करवाएंगे। हम जॉब क्या करेंगे, हम जॉब को टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करवाएंगे। किसके पास, सीपीयू के पास। हमारे पास अब जो सीपीयू होगा वो अब जॉब को टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करेगा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है जहां पे आपके जॉब मौजूद है, मेन मेमोरी जहां पे आपके जॉब मौजूद है। ठीक है, और ये हमारा कौन है, ये हमारा सीपीयू है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जॉब का एग्जीक्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पे जॉब होती है, हम कह रहे हैं हमारे पास जितनी भी यहाँ पे जॉब होती है, उन सभी जॉब को हम टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। किस मैनर में एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, टाइम शेयरिंग मैनर में। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझो। देखो इसका मतलब ये होता है कि जॉब को आप एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे, जैसे कि पहली जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने कहां भेजा, सीपीयू पास जेब पे। फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने सीपीयू पास भेजा। अब जब फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने सीपीयू पास भेजा है ना, तो हम इस जॉब को क्या करेंगे, हम इस जॉब को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवाने के लिए सीपीयू पास रखेंगे। एक फिक्स टाइम रखेंगे, उस फिक्स टाइम तक इस जॉब को हम सीपीयू पास एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे वो टाइम कंप्लीट हुआ, इस जॉब को वापस कहां भेज देंगे, वापस इस जॉब को मेन मेमोरी में भेज देंगे। कहां भेज देंगे, मेन मेमोरी में भेज देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नई जॉब को, उसके बाद क्या करेंगे, हम नई जॉब को कहां पे लेके आ जाएंगे, नई जॉब को हम सीपीयू पास लेके आ जाएंगे। अब इस नई जॉब का जैसे टाइम कंप्लीट हुआ, वापस कहां भेज देंगे, मेन मेमोरी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम नई जॉब किसके पास लेके आ जाएंगे, नई जॉब को हम किसके पास लेके जाएंगे, सीपीयू के पास। जैसे टाइम कंप्लीट हो कहां भेज देंगे, मेन मेमोरी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग मोड में जॉब को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, टाइम शेयरिंग मोड में। जैसे कि मान के चलो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल समझाते हैं। देखो जैसे मान चलो कि हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक जॉब को 2-2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया। 2 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, 2 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 2 सेकंड लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं 2 सेकंड लिख रहा हूं। आपने मान के चलो अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा आपने काम करवा रखे कंप्यूटर से। अब जब एक से ज्यादा आप काम करवाते हो कंप्यूटर से, तो फिर आपका कंप्यूटर आपका एक से ज्यादा काम करता कैसे। सबसे पहले आपके फर्स्ट जो आपने वर्क कंप्यूटर को दिया हुआ है, फर्स्ट जो जॉब है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे पहले हमने कहां पे लेके आया, उसको सीपीयू पास लेके। सीपीयू के पास उस जॉब को हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे उसका टाइम कंप्लीट हुआ, जॉब को वापस कहां भेज देंगे, मेन मेमोरी में। नई जॉब को कहां लेके आएंगे, सीपीयू पास। जैसे नई जॉब का टाइम कंप्लीट हो, वापस कहां भेज देंगे, मेन मेमोरी। नई जॉब कहां लेके आएंगे, सीपीयू पास। जैसे टाइम कंप्लीट हो कहां भेज देंगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल इसका आपके सामने ये रहा। आज के दिन आप रियल लाइफ में भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को काम में लेते हो। आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो ना, वो मल्टीपल प्रोग्राम आपका इसी टाइप से एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि मान के चलो आपने क्या किया, आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक तो ब्राउजर ओपन कर लिया,
एक आपने क्या कर दिया, एक्सेल ओपन कर लिया, एक आपने क्या कर दिया, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया। आपने क्या कर लिया, आपने 3 प्रोग्राम एक साथ ओपन कर लिए। लेकिन इन 3 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपके पास सीपीयू एक ही है, सीपीयू एक ही है। फिर ये 3 प्रोग्राम आपके एक सीपीयू एग्जीक्यूट कैसे करवाता है? आपने कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एक से ज्यादा जब आप काम परफॉर्म करवाते हो तो उस टाइम पे आपके सारे के सारे काम आपको ऐसा लगता है पैरेलल चल रहे होते हैं। भाई आपने क्या किया, वीएलसी मीडिया प्लेयर में मान के चलो आपने एक मूवी प्ले कर दी, आपने यूट्यूब ओपन करके वहां पे एक वीडियो प्ले कर दिया, साथ में आपने एक्सेल एक्सेल ओपन करके आपने वहां पे एक्सेल में काम करना स्टार्ट कर दिया। आपके सारे के सारे काम क्या पैरेलल होने स्टार्ट हो जाते हैं? लेकिन ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं होते, इंटरनल लेवल पे पैरेलल नहीं होते। इंटरनल लेवल पे कैसे हो रहे? इंटरनल लेवल पे तो ये क्या कर रहे हैं, ये टाइम टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे कुछ एक समय के लिए ब्राउजर को चला दिया, कुछ एक समय के लिए एक्सेल को चला दिया, कुछ एक समय के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर को चला दिया, और इन सब के बीच में स्विचिंग होती रहती है। उधर ना स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको फील ही नहीं होता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप से आपको काम करवा के दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है सीपीयू की वो गीगाहर्ट्ज में होती है। अब गीगाहर्ट्ज का मतलब 10 की पावर 9 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसको इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन करने का टाइम आएगा तो सेकंड के भी कुछ हिस्से में स्विचिंग हो जाती है। सेकंड के 1000वें हिस्से में इसको चला देगा, सेकंड के 1000वें हिस्से में इसको चला देगा, सेकंड के 1000वें हिस्से में इसको चला देगा। और इस टाइप के आपके कंप्यूटर सिस्टम में रियल लाइफ में आपके इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वर्क करता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें आपके आज के दिन आप इस टाइप से काम करते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक बोलते हैं एक्सटेंशन वर्जन होता है ना, इस कॉन्सेप्ट बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, एक्सटेंशन वर्जन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन वर्जन ही होता है। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लीजिए। मल्टी टास्किंग ओएस में मल्टीपल जॉब को टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करवाया जाता है ना। अगर मैं इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा ना। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर जब मैं आपको राउंड रोबिन है ना, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो एल्गोरिथम है वो इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करती है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रैक्टिकली फॉलो, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल फॉलो कौन करता है? राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल फॉलो करता है। ठीक है, और हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे वर्क करता है। होगा ना आईओ टाइम चाहिए तो उस टाइम पे आईओ टाइम पास भेज दो। आईओ टाइम तो हो गई, आईओ टाइम जब चाहिए होता है उस टाइम आईओ टाइम पास भेज दो। बट यहाँ पे हम जॉब को क्या करते हैं, यहाँ पे हम जॉब को टाइम शेयरिंग मैनर में एग्जीक्यूट करवाते हैं जिससे हमारी मल्टीपल जॉब हमें पैरेलल एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई देती है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। राउंड रोबिन ROUND राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये एक एल्गोरिथम का नाम है। जब मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तो इस एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे अच्छे से, इस एल्गोरिथम के ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे।
जैसे अगर बात करें यहाँ पे मल्टी टास्किंग ओएस में, मल्टीटास्किंग ओएस में जॉब को एक फिक्स फिक्स टाइम के लिए, जॉब को एक फिक्स टाइम के लिए सीपीयू के पास भेजा जाता है। टाइम एक्सपायर्ड होने पर जॉब को वापस से मेन मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, एक टाइम तक आप किसके पास भेजोगे, एक टाइम तक आप सीपीयू पर भेजोगे, जैसे उसका टाइम एक्सपायर हुआ उसको कहां भेज दोगे, वापस कहां भेज दोगे, मेन मेमोरी में भेज दोगे, है ना। जो आपका विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको प्रैक्टिकल फॉलो करते हैं। भाई आज के दिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रैक्टिकल फॉलो करता है, प्रैक्टिकली इसे फॉलो किया जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में, जिससे आपको याद रह जाएगा कि इस टाइप के हम मल्टीपल प्रोग्राम को ऐसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। लास्ट क्लास में आपको प्रोसेस बताया ना, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। हो गया नोट डाउन, आगे चले। हम्म हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, देखो मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल होंगे, और मल्टीपल प्रोसेसर मतलब मल्टीपल सीपीयू अवेलेबल होंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा सीपीयू आपके पास अवेलेबल होंगे जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा सीपीयू को काम में लेके हम क्या करेंगे, जॉब को एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि ज्यादा सीपीयू को काम में लेंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी जॉब है, हमारे पास जो भी जॉब है यहाँ पे, उन जॉब को हम एग्जीक्यूट क्या करवाते हैं, एक से ज्यादा सीपीयू पास करवाते हैं। मतलब इससे बेनिफिट ये होगा कि हम पैरेलली एक से ज्यादा जॉब को हम एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम पैरेलली एक से ज्यादा जॉब को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास मान चलो मेन मेमोरी है,
हम कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे मेन मेमोरी है, ठीक है, और हम कह रहे हैं हमारे पास ये सीपीयू फर्स्ट है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सीपीयू फर्स्ट है, उसके बाद हम कह रहे हैं सीपीयू सेकंड है, उसके बाद कह रहे हैं सीपीयू सीपीयू थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा जॉब को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पैरेलल मैनर में। एक से ज्यादा जॉब को हम क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट पैरेलल मैनर में करवा सकते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट करवा कहां भेज दिया, फर्स्ट जॉब का एग्जीक्यूट हम कहां करवा रहे हैं, सीपीयू फर्स्ट का करवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड जॉब का एग्जीक्यूशन हम कहां पे करवा रहे हैं, सेकंड जॉब का एग्जीक्यूशन हम कहां करवा रहे हैं, सीपीयू सेकंड के पास, और थर्ड जॉब का एग्जीक्यूशन हम कहां करवा रहे हैं, सीपीयू थर्ड के पास। तो हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा जॉब को हम एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो ना इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस सीपीयू डिजाइन, हाई परफॉर्मेंस जो हम कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करते हैं उसके लिए इस टाइप कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे जर्नली हम क्या करते हैं, जर्नली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जर्नली हम अगर बात करें तो हमारे पास इस टाइप के कॉन्सेप्ट में किसी बात करते हैं, जनरली हम सर्वर पे इस टाइप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सर्वर मशीन के लिए इस टाइप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो हाई परफॉर्मेंस मिल जाएगी, है ना, और दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, फॉल्ट फॉल्ट टॉलरेंस। अब आप कहोगे सर फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, व्हाट इज द फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, अगर एक सीपीयू ने काम करना बंद भी कर दिया ना तो यहाँ पे सिस्टम फेल नहीं होगा, है ना। मैं इस कंप्लीट पार्ट को एक सिस्टम बोल रहा हूँ, है ना। आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। तो मैं इस कंप्लीट पार्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, एक सिस्टम कह रहा हूँ, जिसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू लगे हुए हैं, मेन मेमोरी लगे हुए हैं, जॉब का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ये आपका क्या है, सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो फॉल्ट टॉलरेंस है, उस फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि मान के चलो किसी कारणवश आपका सीपीयू 1 क्या हो गया, फेल हो गया, ये क्या हो गया, फेल। तो अगर आपका सीपीयू 1 फेल हो जाता है तो क्या ये सिस्टम फेल हो जाएगा, नहीं, आपका सिस्टम कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि आपके बाकी सीपीयू आपके वर्क करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर किसी एक सिस्टम के किसी एक हिस्से में, सिस्टम के किसी एक पार्ट में अगर कोई फेलियर आ जाता है तो उससे आपके सिस्टम के अंदर फेलियर नहीं आता, इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला दूसरा सीपीयू कर देगा भाई, जो जॉब इस पे एग्जीक्यूट होने वाली थी अब वो जॉब क्या करेंगे, दूसरे सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जितने भी आज के दिन बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़े प्लेटफॉर्म ग्रुप में हम बात करते, तो जैसे बात करते हैं गूगल की, गूगल आपको बहुत सारे टाइप की सर्विस देता है, और गूगल की जितनी भी टाइप की सर्विस है ना, आपने कभी ऐसा देखा है कि रात को आप 3 बजे उठे और आप 3 बजे उठकर आपने यूट्यूब यूट्यूब चलाने की कोशिश की, आपका यूट्यूब कह रहा नहीं अब नहीं चलूंगा मैं, 3 बज गए, सो जाओ चुपचाप, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। आप रात को चाहे 3 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, अगर आप यूट्यूब को चलाओगे तो यूट्यूब आपके लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो सर्विसेज है ना वो 24/7 आवर चलती है, कभी नहीं रुकती, कंटिन्यूसली उनकी सर्विस हमेशा आपके लिए अवेलेबल होती है। तो क्या उनके सिस्टम कभी फेल नहीं होते होंगे भाई, क्या उनके सिस्टम कभी फेल होते ही नहीं होंगे, है तो भी कंप्यूटर सिस्टम, फेल तो होते होंगे, तो फेलियर वहां पे आता है, लेकिन वो फेलियर को क्या कर लेते हैं, वो फेलियर को रिकवर कर लेते हैं, और फेलियर के ऊपर वो फॉल्ट टॉलरेंस का कंसेप्ट से क्या करते हैं, वो आपका जो काम है उस काम को दूसरे को असाइन करके और वो कंटिन्यू काम करवाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए फॉल्ट टॉलरेंस है, जब एक सीपीयू फेल हो जाता है फेल हो जाता है तो बाकी सीपीयू सिस्टम को कंटिन्यूअस रन करते रहते हैं।
कंटिन्यूस लर्न करते रहते हैं, ठीक है। और इसके कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ध्यान का रखना है, यहाँ पे काम कैसे होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल सीपीयू को एक साथ पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है भाई। मल्टीपल सीपीयू को एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए काम में लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देख लो आप। यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा आपके सीपीयू है और एक से ज्यादा सीपीयू है, उनमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही मेमोरी को काम में लेके एक ही मेमोरी की जॉब को हम क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक ज्यादा सीपीयू है और एक ज्यादा सीपीयू के अंदर एक साथ सेपरेट रजिस्टर है, सेपरेट कैश है सीपीयू अपनी, और यहाँ पे मेमोरी जो है उस मेमोरी के अंदर जॉब मौजूद है, उन जॉब को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर। ये डायग्राम मत बढ़ाओ, बस एक बहुत है, मत बढ़ाओ तुम, एक डायग्राम आप बना लिया बहुत है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए था, बनानी है आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ऑपरेशन बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो नाम से पता है रियल टाइम ऑपरेशन मतलब कैसा ऑपरेशन होगा, टाइम बाउंड होगा। कैसा ऑपरेशन होगा, टाइम बाउंड ऑपरेशन होगा। तो हम बात करते हैं क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बता ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब यहां पे होता है टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है, क्या होता है, टाइम बाउंड ओएस। टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम पे अपना काम करके देगा। एक फिक्स टाइम होगा, उस फिक्स टाइम पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी वर्क परफॉर्म करके देनी होती है। और यहाँ पे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, दो पार्ट डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सॉफ्ट रियल टाइम, एक तो होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पे नेक्स्ट जो होता है वो होता है कौन सा, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम में डिफरेंस क्या होता है समझो। देखो सॉफ्ट रियल टाइम जो होता है उसमें टाइम बाउंड, देखो दोनों ही टाइप के ऑपरेशन टाइम बाउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम का थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है ना, स्मॉल टाइम वेरिएशन यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे आपके स्मॉल टाइम वेरिएशन भी नहीं चलेगा, जैसे सैटेलाइट की लॉन्चिंग, मिसाइल की लॉन्चिंग, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है ना वो कौन सा होता है, हार्ड रियल टाइम। वहां पे सेकंड के हजारवें लाखवें हिस्से का कॉन्सेप्ट होता है। वहां पे अगर फिक्स टाइम पे आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो करना है, अगर उसमें थोड़ा सा भी टाइम चूक हो गया ना तो मिसाइल कहीं और ही जाके पड़ेगी। तो इस टाइप के ऑपरेशन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, हार्ड, ठीक है, जिसके अंदर फिक्स स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड होता है। अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे हम किस कॉन्सेप्ट काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड। अगर यहाँ पे आपका जो टाइम फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका मिशन फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बात करते हैं, जैसे मिसाइल के अंदर यूज करते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, मिसाइल लॉन्चिंग होगा,
सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, मिसाइल लॉन्चिंग हो गया, इस टाइप में हम क्या करते हैं, हार्ड रियल टाइम बात करते हैं। यहाँ पे अगर टाइम बाउंड की बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होता है ना, टीनी थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो आपके जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो अपडेशन होता है वो अपडेशन फिक्स टाइम पे हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गैप आ जाएगा तो ज्यादा कोई हड़ीबारी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, एयरक्राफ्ट में कौन सा होता है, हार्ड है ना, जितने भी एयरलाइंस एयरक्राफ्ट होता है इसमें हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे सेकंड का गेम होता है। अगर वहां पे एक सेकंड का कुछ हिस्से में भी अगर छोटा मोटा हो गया तो सब खत्म, सेकंड का गेम होता है वहां पे ना। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, और देखो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो हमने नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में अगर बात करें तो हमने बात की है कि जैसे हमने कौन कौन से लिखे, और देखो रियल टाइम बाद हमने एक लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और एक हमने लिखा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लिखा है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ आपके, इनके बारे में बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनते, नॉर्मल इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जो सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सिस्टम कैसे होते हैं, ये हम क्लाउड कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में मौजूद सिस्टम में काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट मौजूद सिस्टम में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसके अलावा बात करें तो आप देखो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्या हो गया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस देते हैं। ठीक है, नेटवर्क के अंदर क्या होता है, भाई आज के दिन अगर बात करें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर कंप्यूटर है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर नेटवर्क ओएस को हमने क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। अभी नेटवर्क ओएस अगर जब इसके अंदर इंस्टॉल होता है तो इस कंप्यूटर का काम क्या हो जाता है, इस कंप्यूटर काम होता है कि मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस देना। जैसे जो भी स्टूडेंट अब मेरी ऑनलाइन क्लास देख रहा है, तो ऑनलाइन क्लास देखने के लिए स्टूडेंट ने क्या कर रखा है भाई, पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। पेड कोर्स के सब्सक्रिप्शन के अंदर जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, वो वीडियो किसी न किसी सर्वर से प्रोसेस होकर आप तक पहुंच रहे हैं। अब वो जो पर्टिकुलर सर्वर से जो प्रोसेस होकर आप तक वीडियो पहुंच रहा है और उस पर्टिकुलर सर्वर के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है वो किसी एक क्लाइंट को नहीं दी जा रही। जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, बाद में इस क्लास को देखेंगे, सभी स्टूडेंट्स को सर्विस एक पर्टिकुलर सर्वर से मिल रही है, और उस सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल है वो कौन सा है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क में मौजूद मल्टीपल क्लाइंट को सर्विस देने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं वो आप कौन सा होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जैसे हम बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग, देखो एक आपका होता है एम्बेडेड ओएस होता है, एक कौन सा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब एम्बेडेड ऑपरेशन मतलब होता है कि भाई आपके जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर जो मशीन होती है वो आपके हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड होके ही आपके कार्य करती है। या फिर हम कुछ ऐसे जैसे रोबोट्स वगैरह बात करते हैं, तो रोबोट्स के अंदर जो आपका वर्क होता है वो वर्क परफॉर्म करवाने के लिए, रोबोट से वो सारी एक्टिविटी करवाने के लिए हम एम्बेडेड ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि हार्डवेयर एम्बेडेड होता है। मतलब रोबोट्स के हाथ पैर हिलना, रोबोट्स की बाकी एक्टिविटी परफॉर्म करना, वो सब चीजें करवाने के लिए हम उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपके एनवायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करता है। उस रोबोट्स में लगे बहुत सारे सेंसर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करता है। जैसे आज के दिन अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपके घरों में जो स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी है, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एम्बेडेड होता है ना, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम का एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखो ये कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है, कौन सी कंपनी का है, एप्पल का है ना। iOS जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी कंपनी का है, एप्पल का है
है ना। इसके अलावा जैसे आप पास एंड्रॉइड है, वो किसका है, किसकी बात करें भाई, एंड्रॉइड की जो कंपनी है वो कौन सी है भाई, गूगल का है, ठीक है। आप सब ज्यादा काम में लेते हो एंड्रॉइड को, है ना। फिर जैसे विंडोज की बात करें तो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। ब्लैकबेरी बात है ना, ब्लैकबेरी कॉर्पोरेशन का ही है ना, ब्लैकबेरी का ही है ये। ठीक है, इस टाइप से आपके कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर जो बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको जो जर्नल जो स्टार्टिंग के अंदर बताया था ना, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग्स, उसके अलावा मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम, इनमें सब ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेटवर्क वगैरह में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स की सर्विस को प्रोसेस करने के लिए हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेते हैं नेटवर्क एनवायरनमेंट में। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक मशीन जो कि हार्डवेयर एम्बेडेड है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गए, टाइप्स हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी को स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सबसे मेन जो पार्ट है, जिसके ऊपर आपके लास्ट BCA के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोसेस का मैनेजमेंट। और प्रोसेस के मैनेजमेंट में हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास में जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम का वर्क जो होता है, काम जो होता है, वो कार्य यही होता है कि कंप्यूटर सिस्टम हमारे जो प्रोग्राम होता है उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। मतलब हम जो भी काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, वो काम हमें करवा के देता है। वो काम करवा के कैसे देता है उसको पूरा हम डेप्थ में समझेंगे, उसका पूरा इंटरनल सिस्टम समझेंगे कि इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में हम कार्य को कैसे करवाते हैं। और जो चीज हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वो आगे आने वाली सारी क्लास उसी पे बेस्ड रहेगी। तो इसलिए अब आगे क्लास एक भी मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास से हमारा बेसिक जो अभी तक जो पार्ट था बिल्कुल बेसिक पार्ट था, जिसके अंदर हम सारी चीजें वो पढ़ रहे थे जो हम फंडामेंटल में जनरली पढ़ लेते हैं। लेकिन कल की क्लास से हम उस कोर पार्ट पे काम करेंगे जो कि हम परफेक्ट तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टेक केयर।